कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो फिर आपके साथ भी ज़िंदगी भर अच्छा ही कुछ होगा। अगर आप किसी के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करेंगे तो फिर आपके साथ भी जीवन में बुरा ही कुछ होगा और इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आज की जो कहानी है, जो हम आपको बताने वाले हैं, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी हैरान करने वाली अपने आप में कहानी है। बल्कि प्रदेश की राजधानी होने के नाते रोजाना लाखों लोग लखनऊ प्रदेश आते जाते रहते हैं। इसी कारण से लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग के आसपास तो हर तरह के होटलों की भरमार ही होती है। उससे सटे इलाकों का भी यही हाल होता है। ऐसा ही इलाका होता है नाका हिंडोला। यहाँ भी छोटे बड़े काफी सारे होटल होते हैं। नाका हिंडोला के मोहल्ला विजयनगर के भीतर गुरुद्वारे के पीछे एक होटल होता है, सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई। 16 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास होटल का कर्मचारी मोहन बहादुर बेसमेंट के अंदर बने कमरे के भीतर सफाई के लिए जब वहां जाता है तो वहां कमरा नंबर 102 के आगे एक 4 साल का बच्चा रो रहा होता है। जब मोहनलाल उस बच्चे को देखता है तो प्यार से उस बच्चे को चुचकारते हुए अपने गोद में उठा लेता है और काफी प्यार से उसको चुचकारते हुए कहता है कि बेटे तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्योंकि तुम इतने जोर जोर से रो रहे हो। बच्चे काफी मासूमियत से कहता है कि अंकल, मेरी मम्मी को मेरे पापा मार करके भाग गए हैं। जब ये बात सफाई कर्मचारी मोहनलाल सुनता है तो उसके तो पैर तले से फर्श ही निकल जाती है। यानी एक पल के लिए उसको ऐसा ख्याल आया कि हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड में किसी बात को लेकर के मार पिटाई झगड़े हो गया हो, लेकिन इस कारण से ये बच्चा रो रहा है। तो फिर वो कहता है कि बेटे तुम मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझा देता हूँ। जैसे ही वो होटल के भीतर दाखिल होता है, जैसे कमरे के भीतर वो देखता है तो बाथरूम की तरफ मोहनलाल को इशारा कर देता है बच्चा कि वहाँ मेरी मम्मी है। जब मोहनलाल सफाई कर्मचारी उस बाथरूम के अंदर झाँकता है और वहाँ का जो अपने आँखों से नज़ारा देखता है तो उसको नज़ारा देख करके उसके शरीर की रूहें काँपने लगती है और लगभग एक 24-25 साल की महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी होती है, जिसकी गर्दन धड़ से अलग होती है। पूरे बाथरूम में खून ही खून फैला होता है। जब ये मंजर मोहनलाल देखता है तो वो भागकर वहाँ के होटल के मैनेजर को बताता है कि सर, कमरा नंबर 102 में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब होटल के मैनेजर दौड़ता हुआ वहाँ भागता हुआ आता है तो काफ़ी होटल के अंदर काफ़ी अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है। सारा स्टाफ कर्मचारी इकट्ठा हो जाता है। जब बाथरूम के भीतर देखते हैं तो सच में एक महिला मरी हुई पड़ी होती है, जिनकी गर्दन धड़ से अलग होता है। अब आनन-फानन में थारा पुलिस थाने कॉल किया जाता है। जब वहाँ से जब पुलिस पहुँचती है होटल में और पूरी अपनी जाँच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, थाना प्रभारी वहाँ के मैनेजर से पूछते हैं कि ये जो महिला की जो मर्डर हुई है, जो हत्या हुई है, तो ये कब हुआ है? मैनेजर कहता है कि सर, मुझे इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है। मुझसे तो सफाई कर्मचारी ने आकर के बताया कि इस तरह से वहाँ पर एक हादसा हो गया। फिर थाना प्रभारी उससे पूछते हैं कि मरने वाली महिला की और इसका पति जो होता है, इन्होंने अपनी कोई आईडी प्रूफ तो आपके पास जमा कराई होगी, उसको दिखाइए। तो मैनेजर का कहना होता है, सर रात को ये काफ़ी देर से आए थे। मैंने इनकी शिनाख्त के लिए आईडी तो इनसे ले लिया था, जो कि आधार कार्ड के रूप में है, और इन्होंने जो अपना नाम, पता, एड्रेस जो बताया वो भी लिख लिया, लेकिन सुबह को इस औरत का पति जो है हमसे वो आधार कार्ड लेकर के चला गया था। उसने कहा कि मैं अभी ही 10 मिनट में वापस लौट रहा हूँ और मुझे इस आधार कार्ड का काम है, मुझे दीजिए और इसकी कॉपी करवा करके मैं ले आऊँगा, वो आपको दूँगा। उसके बाद उसे ज़्यादा आधार कार्ड देता, वो चला जाता और कह जाता कि मेरे बच्चे का और मेरी पत्नी का ख्याल रखना, वो कमरे के भीतर ही है। अब इस तरह से काफ़ी आराम से हम थे, का किसी प्रकार की टेंशन परेशानी नहीं थी, ना मुझे कुछ मालूम था। जब हमें सफाई सफाई कर्मचारी ने आके बताया तब मुझे ये पता चला। तो पुलिस ज़रूर यहाँ पर अपनी छानबीन करती है, मुआयना करती है। तो पुलिस को कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाता जिसकी उस महिला की शिनाख्त हो पाए, उसके पति का कोई पता लग सके। लेकिन थाना प्रभारी जब उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो उस बच्चे ने एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। अब उस स्कूल ड्रेस के ऊपर उसके एक लोगो लगा होता है, अक्सर लगा होता है, हर स्कूल का नाम लिखा होता है, लोगो लगा होता है। जब उस स्कूल का नाम इंटरनेट पे सर्च किया जाता है तो वो दिल्ली के सीतापुर इलाके का वो स्कूल निकल जाता है। अब वहाँ पर उसका एड्रेस भी स्कूल का और नंबर भी दोनों मिल जाता है। जब वो उस नंबर पे कॉल किया जाता है, उस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि एक करीब 4 वर्ष का एक बच्चा है जिसका नाम पीयूष होता है।
और उसको शिवा भी कहते हैं। आपके यहाँ इस नाम के किसी बच्चे के नामांकन है दर्ज है? जब स्कूल का मैनेजमेंट जब उसको रजिस्टर को चेक करता है, रजिस्टर में देखता है तो हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास में पीयूष नाम के एक 4 साल के बच्चे का नाम दर्ज है, इसके मम्मी पापा का भी नाम यहाँ पर लिखा होता है। तो फिर थाना हिंडोला की पुलिस जो है वहां पर एक टीम गठित बनाती है और फिर उस टीम को दिल्ली रवाना करते हैं, दिल्ली भेजती है। जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और जहां स्कूल होता है वहां पर पहुंचने के बाद वहां के मैनेजर से पूछताछ करती है और वो उसके घर के एड्रेस लेती है, तो उसका घर का एड्रेस वो दे देते हैं। जब उसके घर के ऊपर पुलिस पहुंचती है, जब छापेमारी करते हैं तो वहां पर वो व्यक्ति नहीं मिलता है, बल्कि वो वहां पर किराए का कमरा लेकर के रहता था। जब मकान मालिक से पूछा जाता है कि भाई ये व्यक्ति आपके यहाँ रहते थे और कब से रहते थे, एक बच्चा था इनके साथ और एक महिला होती है और एक ये कहाँ पे, तो उन्होंने बताया, वो बताया मकान मालिक कि मेरे यहाँ से अभी 3 दिन पहले ये लोग कमरा खाली करके पता नहीं कहाँ गए। अब पुलिस को वहां पर जो है कुछ भी एविडेंस फिर से हाथ नहीं लगता, लेकिन वहां उन्हें ये बात जरूर पता चल गया कि वो गोरखपुर के रहने वाले होते हैं। क्योंकि अगर पुलिस किसी की भी पड़ताल करने पर अगर आ जाए तो कोई मुमकिन ही नहीं होता कि कोई अपराधी का पता ना हो पुलिस को। और इसी प्रकार से जब पुलिस स्कूल पे फिर से वापस जाती है, काफी गहराई से छानबीन करती है, काफी बारीकी से जब जांच पड़ताल करती है, तो वहां पे मोबाइल नंबर भी एक लिखा होता है। जब उस मोबाइल नंबर को खंगाला गया, जब उसको ट्रेस किया गया, तो मोबाइल नंबर तो बंद आया, लेकिन उसके ऊपर नाम और एड्रेस जो है मिल जाता है। अब जिस आईडी के ऊपर वो मोबाइल नंबर लिया गया था, तो गोरखपुर के एक गांव का नंबर आता है और उसका जो नाम होता है वो सूर्यवंशी होता है, जिस आईडी के ऊपर वो नाम लिखा हुआ जो था। अब पुलिस को जो है गोरखपुर जाने की तैयारी कर लेती है, पूरी टीम अपना बना लेता है और इसको किसी भी प्रकार से तलाश करना ही पर है। जब पुलिस गोरखपुर पहुंचती है, पुलिस की टीम जब वो एड्रेस के ऊपर छापेमारी करती है, तो इत्तेफाक से सूर्यवंशी घर पे ही पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके फिर थाने लेकर के पहुंची, लखनऊ आ जाती है। फिर लखनऊ आने के बाद उससे छानबीन की जाती है, पूछताछ करते हैं जब पुलिस वाले कि तुमने सीमा को क्यों मारा, तो फिर वो अपनी पूरी कहानी को बयां करता है, जो कि काफी चौंकाने वाली होती है। अक्सर सीमा जो है वो गोरखपुर की ही रहने वाली होती है और उसके पिता जो थे वो एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति थे, जिसका लूटमार करना, रंगदारी वसूल करना, चोरी चकारी करना, इस तरह का काम होता है। लेकिन आए दिन वो कभी जेल के भीतर, कभी घर में, इसी तरीके से वो लगातार उसका जीवन बना हुआ था। जो एक आदमी आपराधिक मानसिकता का हो, तो उसके मिलने जुलने वाले लोग भी करीब करीब आपराधिक मानसिकता के ही कहीं ना कहीं होते हैं। अब उससे जो ऐसा वो सोचता था, जो लोग मिलने आते थे वो भी इसी तरीका होता, ऐसा वो सोचता था। लेकिन कमल सिंह ऐसा इंसान था कि वो किसी भी अपने से मिलने वाले पर्दा परहेज नहीं रखता था, उसको घर के बाहर भी नहीं बिठाता था, बल्कि अपने घर के भीतर ही रख लेता था। और धीरे धीरे उसकी बेटी सीमा जवान हो रही थी। जैसे ही सीमा जवान हुई, अपने जवानी के दहलीज को पर कदम रखती है, खूबसूरत तो काफी होती है, उसके आसपास आने वाले लोग जो होते हैं उनकी नजर सीमा पे होती थी। उसी में से एक लड़का होता है आकाश नाम का, जो ही पास के इलाका होता है, जो अक्सर कमल सिंह के पास आता जाता रहता था। अब जब आकाश जब सीमा की खूबसूरती को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता, घूरता ही रहता है। और फिर एक दिन वो कमल सिंह से उससे शादी करने की इच्छा जाहिर जता देता है। और कमल सिंह सोचता है कि अगर मैंने बेटे की शादी करनी हुई तो फिर मेरा अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। अब आकाश अपनी तरफ से मुझे ऑफर दे रहा है, तो मुझे बेटी की शादी करने के लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उल्टे और मैं इससे पैसे लेकर लूंगा। तो फिर कमल सिंह जो है आकाश से कहता है कि शादी तो मैं तुम्हारी अपनी बेटी से करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। आकाश कहता है कि चाचा, सीमा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। तो उससे कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि जेल आने जाने की वजह से मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया, कुछ पैसे तुम दे दो तो मैं अपनी शादी, तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूंगा। वो पैसा दे देता है। आखिरकार दोनों, आकाश और सीमा की शादी हो जाती है। जब दुल्हन बनकर के सीमा आकाश के घर पहुंच जाती है, तो सीमा के सपने बड़े होते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ सीमा जो है काफी महत्वाकांक्षी महिला होती है, काफी महत्वाकांक्षा होता है उसकी। तो वहां देखती है तो एक गरीब लड़का होता है, कोई काफी ज्यादा उसके पास अच्छा खासा घर नहीं होता है, नहीं कि ज्यादा कोई काम धंधा होता है। एक आपराधिक मानसिकता का वो लड़का भी होता है आकाश। लेकिन इसी तरीके से समय बीतते जाता है सीमा की। तो कुछ दिन बाद जो है आकाश ने सीमा के साथ
मार पिटाई, लड़ाई झगड़े करने लगातार शुरू कर दिया और उसके साथ गलत-गलत तरीके से पेश आने लगा। सीमा जब हद से ज़्यादा उससे उत्पीड़न हो गई, परेशान हो गई तो फिर भाग करके अपने पिता के घर आ जाती है, उससे यानी रिश्ता तोड़ लेती है, उससे आज़ादी हासिल पूरी तरीके से कर लेती है और फिर अपने पिता के घर वो रहने लगती है सीमा। इसी तरीके से रहते हुए उसके जीवन में फिर से एक केदारनाथ सिंह नाम का एक लड़का आता है। जब सीमा और केदारनाथ की नज़र जब मिलती है तो दोनों एक दूसरे को आपस में दिल दे बैठते हैं और दोनों घर से भाग करके फिर शादियां करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद जो केदार सिंह का जो बाप होता है भैरव सिंह, उसको इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरा बेटा जो है एक भागी हुई लड़की को घर के भीतर ले आए और उससे पहले उसकी एक बार शादी भी हो चुकी थी। अब भैरव सिंह ने केदारनाथ सिंह के बाप ने सीमा को तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे रहते हुए उसको करीब 6 महीने 8 महीने बीते ही, तो उसके बाद वहाँ पर ज़्यादा परेशान रहने लगी सीमा। तो फिर सीमा जो है वहाँ से भी अपने पिता के घर आ जाती है और वो साफ कहती है कि केदारनाथ से कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम अपने पिता को नहीं छोड़ सकते और तुम्हारा पिता मुझे अपने घर के भीतर चैन से रहने नहीं देगा। उसके बाद उससे भी वो अलग हो जाती है। जब वो उससे अलग होकर के अपने घर आती है तो उसका पिता जो था वो जेल के भीतर होता है। सीमा के पिता जेल में होता है। जेल में बंद होने की वजह से अपने पिता से सीमा अक्सर जेल के भीतर ही मिलने जाया करती थी। इसी प्रकार से गोरखपुर जेल के भीतर सूर्यवंशी का भी पिता जेल में होता है और सूर्यवंशी भी अपने पिता से मिलने के लिए वहां पे आया जाया करता था। जब दोनों जेल के भीतर मिलने आते थे तो इत्तेफाक से दोनों की नजर मिल जाती है और दोनों को एक दूसरे को उसी दौरान पसंद कर लेते हैं। दोनों को कब आपस में प्यार हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता और सीमा सूर्यवंशी के साथ फिर रिलेशन में आ जाती है। जब फिजिकल रिलेशन में आ जाती है उसके बाद सूर्यवंशी जो था वो दिल्ली के भीतर रह करके कढ़ाई का काम किया करता था, लेकिन फोन पर अक्सर दोनों से बातचीत होती थी दोनों की। तो फिर सूर्यवंशी जो है सीमा से बताता है कि अगर तुम मेरे साथ तुम रहना चाहते हो तो फिर दिल्ली आ जाओ, और सीमा उसके कहने के हिसाब से ही अपने पिता का घर छोड़ करके फिर दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली सूर्यवंशी के साथ ही वो रहने लगती है। और इसी प्रकार से वो रहते हुए उसके यहाँ एक बेटा भी हो जाता है सीमा का। करीब करीब वो बेटा भी करीब करीब 4 वर्ष का हो चुका था, लेकिन सीमा से सूर्यवंशी ने शादी नहीं किया था। जब सीमा उसके ऊपर दबाव देती थी शादी का तो कहता था कि अभी मौका नहीं है अभी शादी करने का, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सीमा जब देखी कि सूर्यवंशी किसी तरीके से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है तो फिर वो उसको जबरदस्ती करने लगी, काफी दबाव देने लगी कि तुम अपने जो गोरखपुर की एक घर की जमीन बेच करके यहाँ पर एक मकान खरीदो और बाकायदा मुझसे शादी करके तुम रहो। इस तरीके से लिव इन रिलेशन में कितना दिन तुम्हारे साथ मैं ऐसे रहूंगी। जब सूर्यवंशी ने देखा कि ये तो काफी पीछे ही पड़ गई, अब एक बच्चा भी हो चुका था, अब इसी तरीके से वो पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो फिर अब उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा सूर्यवंशी। छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। एक दिन सूर्यवंशी सीमा से कहता कि चलो गोरखपुर अपने घर चलते हैं, माँ बाप की बहुत याद आती है। बड़ी मुश्किल से वो सीमा को तैयार करता है, उसको लेकर के पहले लखनऊ आ जाता है, फिर हिंडोला इलाके में एक होटल के भीतर कमरा लेता है और वहां जाकर के वो रहता है। जब वहां पर जो है कमरे के भीतर जब उसके बीच में लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगता है और लड़ाई झगड़े के दौरान ही सूर्यवंशी सीमा को मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि सीमा बेहोश हो जाती है और सीमा बेहोश होकर के बाथरूम में गिर जाती है। लेकिन जैसे बाथरूम में बेहोश होकर के गिरती है तो सूर्यवंशी के बैग में पहले से उस प्लान के तहत एक चाकू छिपा करके वो रखे हुआ रहता है। उस चाकू को निकालता है और सीमा की सर से धड़ को काट के अलग कर देता है और फिर आराम से रात को वहीं वो रहता है और सुबह को जो है वो आराम से दबे पांव होटल से निकल के भाग जाता है। सारी कहानी पुलिस के सामने होती है, सारी सच्चाई पुलिस को पता होता है। अब सीमा जो है एक पूरी महत्वाकांक्षी ऐसी महिला होती है जिसका एक व्यक्ति से कभी भला रहा नहीं रिश्ता और परत दर परत करीब करीब अपने पतियों को बदलती रही। तीसरा पति जो था सूर्यवंशी, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। बाकी आप क्या सोचते हैं आप अपना राय जरूर